गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप वो वाले जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं, उसमें मैंने उनको अंतर भी बताया है। और वो वाले वीडियो ही मैंने आपको बताया था कि कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, कौन से विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। तो अगर मैं बात करूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, अगर मैं बात करूं तो जो हमारे संविधान में ये पढ़ते हैं, आर्टिकल जो 36 है, 36 से लेके 51 तक ये डीपीएसपी हमें देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो हम मतलब संविधान हमें देता है कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमें स्वतः ही संविधान से मिले हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके अंडर में कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ काम नहीं कर पाती। तो क्योंकि गवर्नमेंट को भी, अगर गवर्नमेंट को हम चुनते हैं तो उनके पास भी ये कुछ होना चाहिए काम करने को, तो वो किस बेस में काम करे। तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये डिफाइन किया गया है कि जो राज्य है, जो जो चुनाव जीत के जो सरकार आती है वो क्या काम करने वाली है, किस तरीके से काम करेगी, लोक कल्याण के लिए कैसी नीतियां बनाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है। तो मैं अब आपको इस वाले पूरे आर्टिकल में आपको ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले के करके हम इन सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, हमने लिए थे, आयरिश संविधान से लिए गए थे। लेकिन जो आयरिश संविधान ने जो लिया था वो स्पेन के संविधान से लिया था। स्पेन के संविधान के जो आर्टिकल 5 से ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, ये लिए गए हैं कि सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए, ये इसका बेसिक मतलब होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इसका जो बेसिक है, जो बेसिक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में अवगत मैं आपको कराता हूँ। तो ये भारतीय संविधान के पहली बात तो भाग 4 में आता है। तो आपको ये याद रखना है, जो भाग 3 है, जो भाग 3 है उसमें हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार आते हैं भाग 1 में, हमारे जो क्या होता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। और भाग 2 में जो हमारी नागरिकता है वो आती है। और भाग 4 में हमारे डीपीएसपी आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीज़ शामिल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है, नीति निर्देशक तत्वों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है कि इसमें क्या क्या काम हमें को करना है। इसमें दूसरा ये कहता है कि इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। क्योंकि जो हमारे प्रस्तावना है उसमें भी ये बोला गया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में उसमें डिफाइन किया गया है कि ये सरकार का कर्तव्य होगा कि लोगों को इस तरीके से बराबरी सारी चीज़ में समानता लाए। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई, कई बार हम देखते हैं लोग बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, तो इसमें हमें ये हमेशा देखने को मिलता है कि जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे हम देखते हैं कि बहुत पिछड़े लोग हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो लगभग ट्राइब्स एरिया रहते हैं। तो उनमें हमें, हमारा ये दायित्व तो होता है हमेशा कि उनके लिए भी वो फैसिलिटी, चाहे हमें 2 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ें या हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन वो कुछ फैसिलिटी चाहे उनको मुफ्त में दें, लेकिन उनको होनी चाहिए। ये बेसिक मतलब होता है किसी भी गवर्नमेंट का, कि जो मतलब पिछड़ा है, जो समाज से बहुत पीछे रह गया है, कम से कम उनकी उन्नति के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बेसिक मतलब यही है। नहीं तो इसमें ये हमेशा देखने को मिलता है कि रईस हमेशा रईस बनता चला जाता है और गरीब हमेशा गरीब बनता चला जाता है। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। इसमें हम ये देखते हैं, जब हम मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर हम देखते हैं, तो मौलिक अधिकारों के विपरीत डीपीएसपी का दायरा असीम है। डीपीएसपी को सरकार किसी भी तरीके से लागू कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व होता है। लेकिन अगर इतना दायित्व अगर निभाएंगे तो उसमें ये बोला जाता है कि फिर हम करेंगे क्या, उनका दायित्व ही निभाते रहेंगे। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो क्या होता है कि मौलिक अधिकार हमारे सर्वोपरि हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अधिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको क्या होता है कि जीवन को सही भी करना है। भाई जीवन का अधिकार तो आपके पास है, लेकिन गवर्नमेंट का ये काम है कि हमें हेल्थ प्रोवाइड करे, हमें कम से कम मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड करे, हमें शिक्षा प्रोवाइड करे, हमें कम से कम दूध, यहाँ तक कि जो हमारे कम से कम मतलब ऐसी लॉ बनाए कि हमें वेतन एक सही, कम से कम उतना जैसे एक दिन में किसी व्यक्ति को 50 रुपये
मान लो उसको खाने को चाहिए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए 50 ठीक है, उसके अगर परिवार में 5 लोग हैं, सिर्फ 50 रुपये से कैसे काम चलेगा? तो गवर्नमेंट का ये भी काम है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको कम से कम इतना पैसा मिले कि कम से कम वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। सिर्फ खाना ही नहीं, एक गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी पाए, ये भी गवर्नमेंट का इसमें पहलू देखने को मिलता है हमें। तो इस प्रकार से जो डीपीएसपी बनाए जाते हैं, वो सरकार जो बनाती है वो लोक कल्याणकारी के हिसाब से इसमें बनाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीपीएसपी में सभी आदर्श शामिल किए गए हैं, जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखकर करना पड़ता है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक और निषेधात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं कि आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते, लोगों के मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं जा सकते कोई भी कानून बनाते समय। ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है गवर्नमेंट को। और दूसरी बात, अगर मौलिक अधिकारों के कोई खिलाफ जाता है तो जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो इस चीज़ को संज्ञान में लेकर उस चीज़ को खारिज कर देती है। जितना उसका, जैसे किसी कोई कानून बनता है, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो कानून का उतना भाग जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उतने भाग को सब मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। दूसरी बात ये होती है कि क्या होता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं डीपीएसपी सकारात्मक होते हैं कि उनमें जो गवर्नमेंट है किसी भी लेवल में सुधार कर सकती है, किसी भी लेवल में जाकर उनमें कानून बना सकती है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये भी होती है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि डीपीएसपी में मौलिक अधिकार क्या होता है कि हमेशा सर्वोच्च जो प्राथमिकता दी जाएगी वो हमेशा मौलिक अधिकारों को दी जाएगी, ये इसमें बात होती है। और इसमें ये भी बात होती है कि क्या होता है कि जब हम ये बात करते हैं तो क्या होता है कि मौलिक अधिकार, और अगर डीपीएसपी की बात करूँ तो मौलिक अधिकारों को क्या होता है कि जो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है लेकिन डीपीएसपी को नहीं दी जा सकती, ये इसका जो अंतर इसमें बताए जाते हैं। तो डीपीएसपी में हमारे यहाँ पे 3 रूल इसमें फॉलो हमारे यहाँ पे किए जाते हैं हमारे देश में। ये कौन-कौन से हैं इनमें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमारे 3 सिद्धांत चलते हैं, जिसमें समाजवादी सिद्धांत चलता है, इसमें गांधीवादी सिद्धांत चलता है, और उदार और बौद्धिक कि किस तरीके से हम अपने मतलब बुद्धि का विकास करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। जो हमारी बाकी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक-एक आर्टिकल करके बताऊँगा, तो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन हो जाएँगी। अगर मैं समाजवादी सिद्धांत की बात करूँ तो ये आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 और 43 का ए और 47, इनमें हमें समाजवादी सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। और जो उदारवादी हैं वो ए हैं, और जो गांधीवादी सिद्धांत हैं वो हमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 का बी, 46 और 47। और जो उदारवाद और बौद्धिक सिद्धांत हैं हमारे यहाँ पे 44, 45, 48 और 48 का ए, 49, 50, 51, ये सारे जो हैं आर्टिकल जो हैं इसमें उदार और बौद्धिक सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो डीपीएसपी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये इसमें बेसिक तौर पे हम देख सकते हैं। इसमें अब हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। देखिए, जो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 राज्य शब्द को परिभाषित करता है कि राज्य में क्या-क्या आएगा। तो इसमें जो हमारे जितने भी स्टेट आएँगे, जितनी भी यूटी आएँगी, ये सारी चीज़ें हमारे राज्य में आते हैं, और ये हमारे पूरे राज्य के भाग होते हैं जो हमारे देश का, राज्य का मतलब देश ही होता है, इस चीज़ से डिफाइन करते हैं हम। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्या होता है कि अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि डीपीएसपी डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार हैं, इनके बीच में अंतर ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में मतलब क्या होता है कि इनको हम चुनौती दे सकते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकार अगर किसी भी संकट में हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार खतरे में हैं, आप कुछ कीजिए। तो उसमें संज्ञान लेके जो मौलिक अधिकार है वो क्या होता है कि इसमें क्या बोला जाता है कि न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है, और जो डीपीएसपी हैं वो परिवर्तित नहीं किया जा सकते, ये इसमें मूल सिद्धांत इसमें निहित किया जाता है। इसके बाद जो आर्टिकल 38 ये बोलता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, जिसके मूल इसका उद्देश्य रहेगा। अगर गवर्नमेंट हमारी बनती है तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना जो गवर्नमेंट का प्रथम लक्ष्य होगा। इसमें यह बोला जाता है कि सुनिश्चित कर जो आय होती है, स्थिति होती है, सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। ये राज्य का
प्रमुख काम होगा। राज्य का ये काम होगा कि हमेशा लोगों की अभिवृद्धि के लिए ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि खुद की जेब भरने लगें, खुद के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई कि दुनिया भर की जितनी भारत के लोगों के पास कुछ बचा नहीं, खुद के पास रख लिया सब। ये चीज़ नहीं चलेगी। और इसमें हमने ये चीज़ भी हमने देखी है इन सब चीज़ों के लिए बाद में हमारे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम मतलब पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। ये हमारे आरटीआई के दायरे में जो 2005 में हमारे यहाँ पे आरटीआई एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि हम अगर गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, हमें ऐसा लगता है, जैसे हम ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि देखिए, ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। कई बार हमें ये एक बार अभी हमने हाल ही में देखा कि आरटीआई किसी ने डाली थी। आरटीआई में ये पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री हैं एक दिन में कितना खर्च करते हैं। तो ये सारी जानकारी भी हमें आरटीआई के दायरे में हमें मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने का अधिकार होता है। दूसरी बात ये होता है कि राज्य जो 39 है, आर्टिकल 39 में ये बोला जाता है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति होती हैं, क्या क्या राज्य काम करेगा। तो राज्य क्या क्या काम करेगा, तो इसमें ये बोला जाता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होता है। मतलब राज्य का ये काम होगा कि कम से कम हमें रोजगार तो उपलब्ध करवाए। ये भी राज्य का एक काम ही होता है। दूसरी बात ये होता है कि भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण का समान सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ना कि इसमें भेदभाव करना, ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का जो संकेंद्रित होते हैं उससे बचाना, कि मतलब ऐसा होता है कि अभी हमें देखने को हमेशा ये मिलता है कि क्या होता है कि कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी हो जाती है। तो सरकार का ये काम होता है कि उनसे लेके जो जनता में कम से कम इक्वलिटी लाना, कि ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोगों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो जाए कि दूसरों के पास कुछ बचे ही ना। तो ये सरकार का काम होगा कि ऐसे कानून लाए जाएंगे जिससे जो क्या होता है कि संपत्ति का बंटवारा इतना गैप ना हो जाए कि वो गरीब और रईस में, देखो अभी भी हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा ही गैप है। कई बार हमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि गरीबी है तो इतनी है कि हमें देख के रोना ही आ जाए। कहीं रईसी इतनी है, हमें यहाँ तक देखने को मिलता है जो गरीब हैं वहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है कि हम 100 रुपये या 200 रुपये, कई बार होते हैं हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे 200-300 रुपये या 500 रुपये फीस लगती है 6 महीने की। लेकिन उनके पास ये भी देने को नहीं होता है। लेकिन कोई कुछ इतने रईस लोग हैं कि उनके यहाँ पे 1 साल का जो बच्चे का खर्च होता है पढ़ाई का, वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख रुपए होता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए गवर्नमेंट का ये काम होता है कि हम कम से कम गाँव में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हम तैयार करें, निःशुल्क हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इन चीज़ों को लाएँ, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य होगा। ये सारी चीज़ें देख कर हमें नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका ये मतलब हुआ कि हम महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करेंगे लिंग के आधार पर, ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की जो सुरक्षा करना, मतलब ऐसे कामों में नहीं भेजना कि आप उनको मरने के लिए भेजने लगो। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हमें बहुत सारे हमारे एक्ट भी हैं, श्रमिकों के लिए बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी श्रमिक को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में काम कर रहा हो, वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता, ये हमारे लॉ हैं। अगर 8 घंटे से कोई काम करता है, क्या होता है कि एक आदमी की दिनचर्या में 8 घंटे काम बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो उसके हिसाब से काम करना हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चों के बचपन एवं युवाओं का जो शोषण ना होने देना, कि ऐसा ना हो कि कई बार ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनको पैसा कम देना पड़ता है, तो आप उनको लगा के काम करवाते ही रहो, तो ये गवर्नमेंट का काम होगा। कहीं आपको ये सब देखने को मिलता है तो जो व्यक्ति ये करवाता है उसको सज़ा दें और इन लोगों को छुड़वाएँ। कम से कम इन बच्चों को पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, समाज में कुछ अच्छा करने की आज़ादी होनी चाहिए, ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम अनुच्छेद 39 का ये देखते हैं तो इसमें ये बोला जाता है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये जो इसका कर्तव्य होता है गवर्नमेंट का। इसमें ये बोला जाता है, कोई व्यक्ति अगर उसके पास अगर वो मतलब अब कोई किसी इल्ज़ाम में फँस गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी उसकी कमी की वजह से, उसकी गरीबी की वजह से उसको मतलब न्याय ना मिले। तो इसमें हमेशा ये देखने को हमें मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है, तो गवर्नमेंट सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है कि आप अपना पक्ष भी रख सकते हो, आपको भी ये अधिकार है कि आप अपना पक्ष रख पाओ। आप मतलब बेगुनाह साबित करने के लिए आपको कुछ तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डीपीएसपी में।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 40 है वो हमारी पंचायतों के बारे में बताता है, जो हमारी राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का जो कदम उठाएगा, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जो सुविधाएं लाइन में खड़े पहले व्यक्ति को मिल रही हों, वही सुविधाएं अंत में जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है उसको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके इतर नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्राम पंचायतों में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो हमारे संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत किया गया था 1992 में। तो इसके बाद हमारा इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसमें सिग्नेचर करके हमारे यहाँ कानून बना दिया गया था, जिसके द्वारा क्या होता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था कि हमें ऐसा भी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो क्या होता है कि जो उन्नति है वो निचले स्तर तक भी जानी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। जो आर्टिकल 41 ये कहता है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का जो अधिकार है वो भी करेगा गवर्नमेंट। इसके बाद ये बोला जाता है कि आर्टिकल जो 42 है इसमें ये कहा जाता है राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा, कि ऐसी व्यवस्था करेगा कि मतलब लोगों को अच्छी जगह प्रोवाइड करे काम करने के लिए। दूसरी बात हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसका प्रसव होने का अगर मतलब डिलीवरी होने का टाइम आता है तो उसको कम से कम छुट्टी मिलनी चाहिए। और जो वो छुट्टी मिल रही है मातृत्व के लिए तो उसमें ऐसा नहीं हो कि उसका काम मतलब पैसा काट लो आप, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी उसको। हमने ये भी देखा है कई जगह में ऐसा होता है कि 6 महीने की हमें छुट्टी देखने को मिलती है, कई जगह ऐसा होता है कि 9 महीने छुट्टी देखने को मिलती है। तो इसमें वो जो ये छुट्टी मिलती है उसमें एक पैसा नहीं कटता। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई हैं कि ऐसा नहीं हो, और परिस्थितियाँ भी सही होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि एक बदबू आ रही हो, बगल में कीचड़ भरा हो, उसमें पढ़ा रहे हैं आप, उसमें आप काम कर रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल जो 43 हमें देखने को मिलता है, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्धारित योग्यता, मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्या होता है कि एक पीएचडी करने वाला बच्चा झाड़ू लगा रहा है, कम से कम उसकी योग्यता के अनुसार आप कम से कम काम तो दो, उसके योग्यता के अनुसार कुछ करो तो। ये भी काम जो है गवर्नमेंट का होगा। कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे अभी हाल ही में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि चपरासी के फॉर्म में 5,000 जो पीएचडी वाले बच्चे हैं उनने फॉर्म भर दिए। तो ये हम क्या देखने को मिल रहा है कि इतने योग्य बच्चे अगर होते हैं तो वो भाई चपरासी बन के उनकी कौन सी उनकी आप योग्यता का आप यूज़ कर रहे हो, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। कि गवर्नमेंट का ये काम होगा कि उनकी योग्यता को परखे, सही योग्यता के लिए सही काम दे। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कि अगर कहीं क्या होता है कि अगर कहीं अपने देश में कोई कहीं काम है, कहीं कोई उद्योग लग रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे देश के नागरिक ही लगेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अब अलग देश के ले आएंगे। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 43 का बी देखें तो इसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में बात की गई है। स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना इसमें बोला गया है। इसमें ये बोला गया है जो हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, सरकार उनको बढ़ावा देगी। जैसे हमने हाल ही में देखा है कि जो डेयरी फार्मिंग होती है, तो अमूल देखा होगा, हर एक स्टेट में अलग अलग चीज़ हैं, तो ये क्या होता है कि सहकारी समितियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि राज्य का ये काम होगा कि जो हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, जो हथकरघा उद्योग होते हैं, इन सब चीज़ों को जो सरकार होगी बढ़ावा देगा। और इसमें ये बोला जाता है कि इनको फंड भी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कई बार कोई काम ये करता है, महिलाएं काम करती हैं, हमें ये ब्लॉक स्तर में भी हमने देखने को मिलता है कि जब महिलाएं होती हैं उनको उस ग्रुप में शामिल किया जाता है उनको काम के लिए। कई बार ये होता है कि अचार बना रही हैं, कई बार ये होता है कि कपड़ा सिल रही हैं, तो उनको मशीन प्रोवाइड की जाती है, उनको वो सामान प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। और उनको काम में क्या होता है कि आगे बढ़ेंगे, जब कोई महिला काम करती है तो वो घर भी आगे बढ़ता है। इस चीज़ को काम करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत जो आर्टिकल 44 ये कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की इसमें बात की जाती है। कॉमन सिविल कोड का मैं आपको बेसिक मतलब ये बताऊं तो जो कानून हिंदू
लोगों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, वही मुस्लिमों के लिए भी होने चाहिए। मैं एक्चुअल में बेसिक फैक्ट ये है कि भारत में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जितने अधिकार हिंदू महिलाओं को हैं, उतने राइट मुस्लिम महिलाओं को नहीं हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं संपत्ति के राइट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये बात करूँ कि अगर इनके पास अगर तलाक वलाक कुछ होता है तो इनमें प्रॉपर इनके पास राइट है कि वो सीधा मतलब न्यायालय में जाके इसको कोर्ट में अगर चुनौती देते हैं तो आदमी को सज़ा भी होगी और दूसरी बात उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा आदमी को जीवन भर। इनमें नहीं देखने को मिलता है उतना। इनके लोग इनके क्या होता है कि बहुत सारी अभी कुरीतियाँ विद्यमान हैं, तो उनको सही करना चाहिए कि अगर कभी बाई चांस ये होता है कि कोई पति मर जाता है किसी महिला का, तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे 2 भाई हुए, तो उसमें आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो अगर मार मतलब पति मतलब अगर ये एक्सपायर हो गया, तो पूरा इसका जो हिस्सा है वो तो इस महिला को मिलना ही चाहिए। तो ये सारे राइट्स जो हैं होने चाहिए। कॉमन सिविल कोड का बेसिक मतलब बहुत सिंपल सा है। इसको लोग गलत तरीके से इसमें लोग दिखाते हैं, जिससे लोग डरते भी हैं इससे। अब मैं आपको आर्टिकल 45 के बारे में आपको बताता हूँ। आर्टिकल 45 में ये कहा जाता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान किया जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो 6 वर्ष से जो 14 वर्ष तक की आयु हो, मैंने आपको देखिए आर्टिकल जो 21 का ये है, इसके बाद जब हम इसमें देखेंगे जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, उसमें जब हम देखेंगे तो जो जो 51 का ए में जो हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है, वो भी इसमें डिफाइन किया गया है। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं ये डिफाइन करते हैं, और जो हमने जो आर्टिकल 21 का ये है, आर्टिकल 45 है, इनमें सब में एक ही बात सेम है कि माँ बाप का ये कर्तव्य होगा कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को कम से कम शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और इसमें यह भी बोला जाता है कि निःशुल्क शिक्षा, राज्य का भी ये कर्तव्य होगा कि कम से कम निःशुल्क शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करेगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं हो कि उनको इतना पैसा लग जाए कि वो पढ़ ही नहीं पाएँ। अब गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? वो तो भाई मज़दूर वर्ग हैं, मान लो मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको मतलब बहुत कम मज़दूरी मिल रही है, कहाँ से लाएँगे वो प्राइवेट स्कूल का पैसा? तो इसलिए हमें हमेशा देखने को मिलता है कि हर एक गाँव हो, चाहे हमें मतलब एक छोटे-छोटे गाँव में जो पुरवा टाइप के होते हैं, 100-100 घरों के गाँव होते हैं, वहाँ भी हमें प्राइमरी स्कूल देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे भी जो टीचर आते हैं वो पढ़ाते हैं। तो आजकल इतनी अच्छी व्यवस्था होने लगी है। इसके बाद जो 46 हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 46 में ये बोला जाता है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। इसमें ये बोला जाता है कि कोई ऐसा ना होगी कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, अगर समाज में वो कमज़ोर हैं, तो वो इस वजह से पीछे रह जाएँ कि उनके पास बेसिक सुविधाएँ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट का ये काम होगा कि कम से कम उनको बेसिक चीज़ें तो कम से कम प्रोवाइड करे, जिससे उनके हित हो सकें। उनको क्या होता है कि शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा भी देगा। ये चीज़ें भी हैं जो हमें आरक्षण देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एजुकेशनल सेक्टर में भी ये बहुत गज़ब की सुविधा है कि अगर कोई गाँव का आदमी आता है, यहाँ तक कि ट्राइबल एरिया का आता है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। जो समाज की मुख्य धारा में हम ही आगे क्यों बढ़ें, उनको भी बढ़ना चाहिए। ये भी इसमें काम होता है। इसमें ये भी बोला जाता है कि अनुच्छेद 47 यह कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। नशीले पेयजल जैसे शराब, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। इसमें ये बोला जाता है कि जैसे अफ़ीम है, चरस है, गांजा है, इन सब चीज़ों में सरकार प्रतिबंध लगाएगी कि इन सब चीज़ों में बढ़ावा नहीं देगी, नशीले पदार्थों को बढ़ावा नहीं देगी। ये सरकार का काम होगा। इसलिए हमेशा ये देखने को मिलता है कि ड्रग कंट्रोल बोर्ड हमें देखने को मिलता है कि अगर ड्रग्स की अगर तस्करी हमें देखने को मिलती है, तो उसके लिए कानून ऐसे होते हैं कि अगर कोई इस चीज़ में पाया गया, लिप्त पाया गया, तो उसकी कठोर मतलब दंड दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 48 यह कहता है कि कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित किया जाएगा। इसमें ये बोला जाता है कि जैसे क्या होता है कि गाय बैल होते हैं, गाय बछड़े होते हैं, दुधारू जानवर होते हैं, तो उनको नस्लों में सुधार किया जाएगा कि मतलब ऐसा नहीं उनकी इतने अच्छे पशु बना दिए हैं। कई मवेशी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दूध अच्छे नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएँ कि वो एक सही नस्ल के जो जानवर हैं वो बन जाएँ। इन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट कदम उठाएगी। इन सब चीज़ों में ये बात की जाती है।
इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है आर्टिकल जो 48 का ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी गवर्नमेंट का काम होगा, इसलिए हमें देखने को मिलता है। देखिए, हमेशा ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है। देखिए, पर्यावरण रक्षा करना ये इतना आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि इनको चुनौती चुनौती नहीं दे सकते। आप काट के दिखाओ एक पेड़, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो इतने दिन के लिए अंदर जाओगे कि समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ है कि देखिए, इनके लिए कानून बनाएंगे, इनको भी संरक्षित करना है, लेकिन किन के लिए है? हमारे लिए है, जनता के लिए है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि जो वन है, वनों को बढ़ावा देगा, वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ये काम करेगी कि कम से कम, इसीलिए हमें जो रेंजर हमें देखने को मिलते हैं वनों की देखभाल के लिए, कि कोई ऐसा नहीं हो कि वन में घुस जाएँ लोग, पेड़ काट काट के सब ले जा रहे हैं जलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड इन सब चीज़ों की हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अनुच्छेद जो 39 ये कहता है, राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करेगा, जो हमारी वैश्विक धरोहर हैं, जो हमारी पुरातन सभ्यताओं की धरोहर हैं। तो राज्य का ये काम होगा, गवर्नमेंट का ये काम होगा कि उनको संरक्षित करें, उनकी रक्षा करें, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल देखने से हमें क्या होता है कि बहुत ये अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छे थे। जब हम मोहनजोदाड़ो या फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने विकसित थे। वहाँ पे हमें ये देखने लगे को मिलती हैं, आज भी हमारे यहाँ पे जो नालियाँ होती हैं ढकी नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ पे नालियाँ ढकी हुई थी। तो हमें ये देखने को मिलती है कि वो एक एक सभ्य समाज के मतलब निवासी थे। तो ये चीज़ भी है। तो जो हमारी पुराने हैं, जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं या कलात्मक चीज़ें हैं, उनकी रक्षा करना सरकार का काम होगा। इसमें ये बोला जाता है कि जो आर्टिकल 50 है, राज्य की लोक सेवाओं में नगर पालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। क्या होता है कि न्यायपालिका और जो कार्यपालिका होती है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करे और जो कार्यपालिका है वो अपना काम करे। तो इनमें एक डिफरेंस हमेशा होना चाहिए, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और जो हमारे देखिए आर्टिकल जो 21 होता है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि जो हमारी जो विदेश नीति है किससे डिफाइन की जाती है, तो वो आर्टिकल जो 51 है इससे डिफाइन की जाती है। इसमें यह बोला जाता है कि यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। और इसमें क्या क्या बोला गया है? राष्ट्रों के साथ जो दूसरे देश होते हैं, चाहे हम मतलब कोई भी कंट्रीज हम देख लें, तो राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण, जैसे हम देख लें इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, इंडिया जापान, तो जितने भी देश होते हैं उनके साथ हमारे पास न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जो संबंध हैं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नीचे हैं या वो नीचे हैं, नहीं। आप भी बराबर के हो, हम भी बराबर के हैं, एक बराबरी में हमारी मित्रता होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इस तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, एकदम स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है। इस वजह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये भी हमें देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना होगा। हम किसी के साथ संधि करके दब नहीं जाएंगे या उसको हम दबा नहीं देंगे। अगर कोई संधि होती है तो उसके दायित्व ऐसे होंगे कि दोनों तरफ सम्मान बना रहे। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम ये बोलते हैं कि मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनको निपटाने का जो प्रयास किया जाएगा। इसमें ये बोला जाता है कि जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, यूएन है, तो अगर कोई ऐसा विवाद होता है तो यूएन के अंडर में हम काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो इंडिविजुअल हम काम करेंगे। जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, जब हमारा कश्मीर विवाद 1948 में हुआ, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हम जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने इस चीज़ को यूएन में उठाई थी, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खिंच रही थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जब हम कोई क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उन चीज़ों को जो प्रोत्साहित करना, जो निपटारे अगर उनके करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है तो उनको मध्यस्थता में लेके हम इन जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करेंगे। जो हमारी जो तो मैं इससे ये हमें निकलता है, इससे ये संदर्भ हमें निकलता है कि जो इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है वो आर्टिकल 51 करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो हमारी विदेश नीति तय करता है वो आर्टिकल 51 तय करता है।
तो मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हैं। तो मैं केसेस के बारे में एक दिन क्या होता है कि मैं बहुत सा मतलब एक-एक करके क्या होता है कि जैसे केशवानंद भारती केस है, इसके बाद बेरूवारी केस है, मिनर्वा मिल केस हैं, इसके बाद जो इंदिरा साहनी केस है, तो जो जो बहुत हाइलाइटेड केसेस हैं, उनको मैं एक-एक करके बहुत छोटे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं 10-15 मिनट का एक-एक वीडियो बना के मैं आपको डालूँगा। अगर आपको इन सब चीज़ों को चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।